अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली एपिसोड आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है टोकरी में सांप। काना तेज तेज कदम उठाता भागा चला जा रहा था। शहर की तंग गलियों से गुजरकर काना एक पुरानी हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के दरवाजे पर दरबान खड़ा था, मगर वो मारिया को कब देख सकता था। मारिया काने के साथ हवेली में घुस चुकी थी। हवेली की ड्योढ़ी से गुजरकर काना सेन में आ गया। यहाँ एक खूबसूरत कुर्सी पर अधेड़ उम्र के पक्के चेहरे वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखें सांप की तरह गोल और सुर्ख थी। नाक लंबी और तोते की तरह मुड़ी हुई थी। बारीक मूंछें बल खाकर बिच्छू के डंग की तरह ऊपर को उठी हुई थी। मारिया को पहली नज़र में ही यह शख्स बड़ा अय्यार और कातिल इंसान नजर आया। काने को देखते ही उस शख्स ने बेताबी से कहा, क्यों, काम बन गया? काने ने अदब से कहा, जागीरदार साहब, ये भी कोई काम था? खादिम तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ लाए। ऐसा ज़बरदस्त जहरीला सांप लाया हूँ कि बस पूछिए मत। हाथी को डसे तो अभी मर जाए। जागीरदार ने खुश होकर कहा, बहुत खूब, तुमने हमें खुश कर दिया है। अब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं सारी दौलत का वाहिद वारिस बन जाऊंगा। ये कहते हुए जागीरदार ने टोकरी को हाथ लगाकर हिलाया। फनियर सांप जोर से फंकारा। जागीरदार उछलकर पीछे हट गया। फिर अपनी पतली पतली मूंछों पर हाथ फेर कर बोला, बड़ा बाकमाल सांप है, इसे आज शाम ही बच्चे के कमरे में छोड़ देना। ये कहकर जागीरदार ने जेब में से सिक्कों की थैली निकालकर काने की तरफ उछाल दी। काने ने थैली फिजा में ही दबोच ली और बड़ी फुर्ती से अपनी जेब में डालकर बोला, जागीरदार साहब, आज रात तक आप जायदाद के अकेले वारिस बन जाएंगे। बच्चे प्रकाश का तो मरा हुआ समझें। मारिया समझ गई कि यह जालिम इंसान किसी मासूम बच्चे को हिलाक करना चाहता है। मारिया को बड़ा गुस्सा आया। उसने दिल में फैसला कर लिया कि इसका खौफनाक मंसूबा कामयाब न होने देगी। शाम हुई तो काना सांप वाली टोकरी को लिबास में छुपाकर हवेली से निकल पड़ा। मारिया इसके पीछे थी। मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए वो एक शानदार ऊंची और सामने हवेली में पहुंच गया। काने ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही वो फुर्ती से अंदर चला गया। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। मारिया बाहर ही रह गई। उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। इस बार बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसने बाहर झांक कर देखा, कोई भी ना था। गली भी सुनसान पड़ी थी। वो बुड़बुड़ाई, कमाल है, दस्तक किसी ने दी थी, यहाँ तो कोई भी नहीं। दस्तक देने वाली मारिया तो इसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। बूढ़ी औरत समझी शायद हवा से दरवाज़ा बजा हो। वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो मारिया लपक कर अंदर आ गई। अंदर आते हुए इसका एक कंधा एक पट से टकरा गया। दरवाजे की कुंडी ज़ोर से बजी। बूढ़ी औरत ने चौंक कर कुंडी की तरफ देखा, मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मारिया इसके साथ थी। ड्योढ़ी और सेन से गुजरकर वो एक बड़े कमरे में पहुँचे, जहाँ पलंग पर एक जवान औरत और खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा बैठा था। पास ही वो मक्कार काना बैठा हुआ था। उसने कहा, बाहर कौन था बड़ी मालकन? बूढ़ी ने कहा, कोई नहीं था, आवाज़ से दरवाज़ा बज रहा था शायद। मारिया ने आगे बढ़कर बच्चे को देखा। उसकी उम्र 10 साल के लगभग थी। मासूम चेहरा और समुंदर के पानी जैसी गहरी नीली आंखें। नौजवान औरत भी बड़ी खूबसूरत और फकीसा चेहरे वाली थी। वो गलबन बच्चे की मां थी और बूढ़ी बच्चे की दादी थी। मक्कार काना कह रहा था, जागीरदार साहब को आपकी बड़ी फिक्र रहती है। उन्होंने मुझे भेजा था कि मालूम करूं
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा सौतीला बेटा था, मेरा बेटा सौदागर था और वो बड़ा अमीर था। बूढ़ी औरत ने कहा, वो मेरा सौतीला बेटा है मगर मेरा बड़ा ख्याल रखता है। मक्कार काना इसी दौरान बूढ़ी बड़ी होशियारी से सांप वाली टोकरी निकालकर बच्चे के पलंग तले रख चुका था। उसने टोकरी का ढक्कन ढीला कर दिया था। अब सांप थोड़ी सी कोशिश करके बाहर निकल सकता था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद काना उठकर चला गया। बच्चा प्रकाश सो चुका था। हवेली में माँ और दादी रह गई थीं। मारिया ने बड़ी नरम आवाज़ में बच्चे की माँ के कान में कहा, मैं आसमानी रूह हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पहले तो बच्चे की माँ को यकीन ना आया कि उसने कोई आवाज़ सुनी है। वो समझी मेरे कान बज रहे हैं, मगर जब मारिया ने दूसरी बार कहा तो औरत उछलकर परे हट गई और उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। बूढ़ी औरत ने यह देखकर कहा, बेटी क्या हुआ, तुम डर क्यों गई हो? औरत ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आपने वो आवाज़ नहीं सुनी? इस हवेली में कोई भूत आ गया। बूढ़ी औरत भी सहम गई कि इनके मकान में जिन भूत किधर से आ घुसका। मारिया ने बुलंद आवाज़ से कहा, घबराइए नहीं, मैं आसमानी रूह हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। जागीरदार तुम्हारा सौतेला बेटा इस बच्चे प्रकाश को मार डालना चाहता है। इसका काना साथी पलंग के नीचे जहरीले सांप वाली टोकरी रख गया है। जवान औरत ने बच्चे को अपने साथ चिमटा लिया। बूढ़ी औरत ने पलंग के नीचे देखा, वाकई वहाँ टोकरी पड़ी थी। मारिया ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी दोस्त हूँ, मेरे होते हुए इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मारिया ने पलंग के नीचे से टोकरी उठा ली। टोकरी उसके हाथ में आते ही गायब हो गई। मारिया ने कहा, मैं इस सांप को अभी बाहर फेंक आती हूँ। मारिया हज़ारों साल नाग के साथ रही थी, इसलिए इसके लिबास में नाग की बू रची हुई थी। टोकरी में बंद सांप ने यह बू सूंघ ली थी। नाग भून से आने वाले एक सांप ने उसे बताया था, नाग कत्ल हो चुका है और इसकी लाश गुम है, और सब सांप लाश तलाश कर रहे थे। अब सांप की समझ में नहीं आ रहा था कि नाग की बू कहाँ से आ रही है। उसने लहरों का सिग्नल भेजा, क्या तुम नाग देवता हो? लहरें मारिया के दिमाग से टकराकर अल्फाज बन गई। मारिया ने जवाबी सिग्नल दिया, नहीं, मैं नाग की बहन मारिया हूँ। तुम बड़े गलत सांप हो, मासूम बच्चों को रस्ते फिर रहे हो। सांप ने कहा, नाग देवता की बहन, सपेरे ने मुझे धोखे से पकड़ लिया था, वरना मैं नाग की लाश तलाश कर रहा था। ये कहकर सांप ने सारी बात बता दी। मारिया को यह सुनकर बड़ी तसल्ली हुई कि तमाम सांप नाग की लाश को ढूंढने लग चुके हैं। उसने हवेली से बाहर आकर टोकरी का ढक्कन उठा दिया। सांप ने झुककर सलाम किया और रेंगता हुआ चला गया। मारिया वापस हवेली में आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे सारी कहानी सुना दी। प्रकाश का बाप अमीर सौदागर था और चंद दिन पहले फौत हो गया था। अब सारी दौलत और जायदाद का वारिस प्रकाश ही था। जागीरदार जो प्रकाश के बाप का सौतेला भाई था, प्रकाश को हिला करके दौलत पर कब्जा करना चाहता था। रात गुजर गई। सुबह होते ही जागीरदार और काना हवेली में आए। उनका ख्याल था कि सांप के डसने से प्रकाश मर चुका होगा, मगर वो तो जिंदा बैठा खेल रहा था। जागीरदार ने गहरालूट निगाहों से काने की तरफ देखा। काने ने बड़ी चालाकी से पलंग के नीचे झांका। टोकरी गायब थी। मारिया की हिदायत के मुताबिक दोनों औरतें हंसकर जागीरदार से बातें कर रही थीं, ताकि वो यही समझे कि ये औरतें उसकी साजिश से बेखबर हैं। कुछ देर बैठने के बाद जागीरदार और काना हवेली से चले गए। बाहर आते ही जागीरदार ने काने पर बरस पड़ा और चिल्लाकर कहा, उल्लू के पट्टे, तुम तो कहते थे प्रकाश मर चुका होगा, हरामी की औलाद, वो तो जिंदा है। काने ने मक्कारी से कहा, सांप पटकारी से निकला ही नहीं तो डसता कैसा? टोकरी ही गायब है, इसका मतलब है इन औरतों को टोकरी का पता चल गया था। जागीरदार ने कहा, अब क्या होगा? लड़का मरेगा नहीं तो दौलत कैसे हाथ आएगी? काने ने हंस कर कहा, फिक्र ही ना करें, अब के मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि प्रकाश बच ना सकेगा। इस शहर में 2-4 लाख बहरूपिये रहते थे। वो भेष बदलने के इस कदर माहिर थे कि कोई इनको पहचान ना सकता था। ये दोनों बहरूपिये काने के दोस्त थे। काना सीधा उनके पास पहुंचा। काने को देखकर वो खुश हो गए। एक ने कहा, आओ भाई, बड़े दिन बाद शिकल दिखाई है, कहीं बाहर चले गए थे? काने ने कहा,
इस बात को छोड़ो और गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हें एक लड़के को अगवा करना है, खूब माल मिलेगा। तुम में से एक औरत के रूप में हवेली में जाएगा और पानी के सारे मटकों में बेहोशी की दवा मिलाएगा, और जब घर वाले बेहोश हो जाएंगे तो तुम उस लड़के को उठा लेना। एक बहरूपिये ने कहा, अरे ये भी कोई काम है, बस हुआ समझो। यह बहरूपिया औरत का भेष बदलने में बड़ा माहिर था। उसने बूढ़ी लंगड़ी औरत का भेष धार लिया और पुराने कपड़े पहनकर हवेली की तरफ चल दिया। दूसरा बहरूपिया इसके पीछे पीछे था। हवेली वाली गली में पहुंचकर बहरूपिये ने बड़ी दर्दनाक आवाज़ में सदा लगाई, अरे है कोई नेक बंदा जो भगवान के वास्ते मुझ गरीब को रोटी खिला दे। कमबख्त बहरूपिया बला का यार था। उसके हलक से बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ निकल रही थी। दोपहर का वक्त हो रहा था। हवेली में प्रकाश माँ और दादी खाने की तैयारी कर रही थी। मारिया भी पास ही बैठी थी। बहरूपिये की सदा सुनकर दादी ने कहा, लगता है कोई बड़ी मजबूर और लाचार औरत है, कितना दर्द है इसकी आवाज़ में, उसे खाना खिला देना चाहिए। प्रकाश की माँ ने कहा, हाँ, उसे हवेली में बुला लो और खाना दे दो, दुआएं देगी। दादी ने दरवाज़ा खोलकर बहरूपिये को अंदर बुला लिया। बहरूपिया अपना काम बंदा देखकर खुश हो गया। वो लाठी टेकता अंदर आया और कहा, ऐ नेक दिल औरत, भगवान तुझे और रिज़्क़ दे। दादी ने बहरूपिये को सहन में बिठा दिया। यहाँ पास ही पानी के 2 मटके पड़े थे। बहरूपिया खिसक कर मटकों के पास बैठ गया। दादी खाना लेने अंदर चली गई। बहरूपिये ने चौकस होकर इधर उधर देखा, कोई न था। उसने फुर्ती से जेब से एक पुड़िया निकाली, दोनों मटकों के ढक्कन उठाकर बेहोश करने वाला सफूफ आधा आधा इनमें डाल दिया। ये बेहोशी का तेज सफूफ था और खुद ब खुद पानी में हल हो जाता था। बहरूपिये का दिल बिलियों उछलने लगा। उसका काम तो बड़ी आसानी से हो गया था। इतने में दादी अंदर से रोटी लेकर आई। बहरूपिया दुआएं देते हुए भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ा। मारिया भी बाहर आ गई थी। उसने जब एक बूढ़ी औरत के दोनों हाथों से खाते देखा तो उसके दिल में रहम उमड़ आया। उसने सोचा, न जाने कब से भूखी हो गई। वो वापस कमरे में चली गई। प्रकाश की माँ ने खाना लगा दिया था। वो डोल उठाकर मटके से पानी निकालने बाहर आ गई। एक गिलास पानी से भरकर इसने बहरूपिये के सामने रख दिया और कहा, अम्मा जी पानी भी पी लीजिए। बहरूपिये ने कहा, अल्लाह तुझे सुखी रखे, पोतों को खेलता देखे, मुझे प्यास नहीं है, बस भूख लगी है। बहरूपिया भला किस तरह बेहोशी वाला सफूफ पी सकता था। प्रकाश की माँ डोल भरकर अंदर ले गई और सब दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने लगे। मारिया भी उनके साथ बैठी खा रही थी। खाने के दौरान वो पानी भी पीते जा रहे थे। मारिया ने भी पानी पी लिया। उसे पता ही ना चला कि पानी के अंदर बेहोशी का सफूफ मिला हुआ है। खाना खाने के बाद अचानक मारिया का सर चकराया और आंखें बंद होने लगी। उसने प्रकाश की माँ और दादी को देखा, वो भी झूम रही थीं। देखते ही देखते वो बेहोश होकर फर्श पर लटक गई। प्रकाश भी बेहोश हो चुका था। मारिया को खतरे का एहसास हो गया। वो उठी और बाहर की तरफ बढ़ी, मगर अब देर हो चुकी थी। बेहोशी के सफूफ ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। मारिया को जोरदार चक्कर आया और धड़ाम से फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। उधर बाहर बैठे बहरूपिये ने जब देखा कि काफ़ी देर हो गई है, वो चुपके से उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। उसने गर्दन बढ़ाकर कमरे में झांका। प्रकाश, उसकी माँ और उसकी दादी बेहोश पड़ी थीं। बहरूपिया तो खुश से झूम उठा। उसका मंसूबा कामयाब रहा था। उसने हवेली से बाहर आकर अपने साथी को बुलाया। दोनों ने प्रकाश के हाथ पांव रस्सी से कस कर बांधे और इसको एक थैले में डाल लिया। दूसरे बहरूपिये ने थैला पुश्त पर लादा और दोनों हवेली से बाहर निकल आए और मारिया बेहोश होकर फर्श पर पड़ी थी। तो सामीन, इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे साधु और कफन चोर। यहाँ हम मारिया को छोड़ जाएंगे। वो आने वाली किस्तों में हम बताएंगे। आगे से शुरू होगा मारिया, साधु और कफन चोर का किस्सा शुरू होगा। तो